ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ डेप्थ बायोलॉजी। हमारा आज का टॉपिक है पी ब्लॉक क्लास 12 इनऑर्गेनिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के लिए भी और नीट वालों के लिए भी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहले पी ब्लॉक होता कहाँ पे ये बात कर लेते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल इमेजिन करो, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। ठीक है, बहुत बेसिक से बात कर रहा हूँ। ये पी ब्लॉक मतलब बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब क्या है, सब पी ब्लॉक के एलिमेंट है सर। अब ये कौन सा ग्रुप है सर, बोरोन से वाला होता है 13th ग्रुप। सर 13th कैसे, बीच बेटा बीच में 10 डी के आ गए, 2 एस के आ गए 12, और जो 13वें से स्टार्ट हो रहा है 13 ग्रुप से, वही क्या हो गया, बोरोन। ठीक है, ये एस है खड़े। ठीक है, और ऐसे आड़े जो होते हैं वो होते हैं पीरियड। ठीक है, तो ये 13th ग्रुप, ये 14, 15, 16, 17, 18th ग्रुप। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का जादुई तरीका है NS2NP126। क्या है, NS2NP126। ठीक है, N बोले तो पीरियड नंबर, इसका पीरियड नंबर क्या होगा, इसका पीरियड नंबर होगा 2। देख लेना जाके पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर क्या है, 2। इधर से इधर चलेंगे, 2s2। ठीक है, फिर पीरियड नंबर 2, और बोरोन का निकाल रहा हूं मैं, किसका, बोरोन का। ठीक है, तो 2p1, ये आ गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये फॉर्मूले से निकालने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके ऊपर वाली देखनी चाहिए इनर्ट गैस। इसके ऊपर वाली इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम। तो मैं यहाँ लिख दूंगा हीलियम। ठीक है, तो ये निकल गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसको बंद कर दो डिब्बे में। ये बात क्लियर है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गई। तो ये हमें पता लग गया, ये हमें पता लग गया। बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में, बहुत क्वेश्चन आते हैं नॉन मेटल कौन सा है। क्या करें सर, इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल, कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल में तो परेशान हो जाता हूँ। देख बेटा सीधी सी बात, ट्रिक देख देख। बकनॉफ पस्कल से बाहर आई, क्या बोलेगा, बकनॉफ पस्कल से बाहर आई। कैसे भी याद रख ले, बकनॉफ पस्कल से बाहर आई। ठीक सर, ये सारे ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करूँगा बेटा, फिर देखो हाइड्रोजन दिख जाएगा। सर हाइड्रोजन भी ऑप्शन में नहीं हो, ये भी ऑप्शन में नहीं हो, फिर भी पूछ ले नॉन मेटल कौन सा है, तो तू बेटा इनर्ट गैस ऑप्शन में मिल जाएगा, मार के आ जाना। ठीक, ये नीट वालों के लिए। ठीक है, कभी पूछ ले बोर्ड में 1 नंबर में 4 MCQ देखे मतलब, तो वो भी ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, MP बोर्ड वाले। तो अब देखो ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करता हूँ काइल पीटर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaNO3। NaNO3 की कार, नैनो कार आती है और 3 वाली है। ठीक है, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो काइल पीटर सॉल्ट पीटर NaNO3 फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। फिर है फ्लोरोएप्टाइड, ये Ca9PO4 6.CaF2, ये सब फॉर्मूला जो याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब बात करूं नाइट्रोजन परिवार के पास जाके, किसके पास जाके, नाइट्रोजन परिवार के पास जाके, ये वाला। ठीक, तो मैं नाइट्रोजन फैमिली के पास गया। ठीक है, और मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, मतलब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। ठीक है, मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ देखते हुए, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बिल्कुल। एटॉमिक मास बढ़ रहा है, बिल्कुल। एटॉमिक इसकी साइज बढ़ रही है, नाइट्रोजन की छोटी, पाकिस्तान की बड़ी, ऑस्ट्रेलिया की और बड़ी, ऐसे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया साइज बढ़ रही है डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ऊपर से नीचे में जब जा रहा हूँ तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। ठीक है, रेडियस बढ़ रहा है। अब मेरी बात सुनो, आईपी क्या होता है सर, आईपी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो पावर देते हैं उसको बोलते हैं आईपी। अच्छा एक बात बताओ, ये छोटा सा न्यूक्लियस बीच में मान लो, यहाँ न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के 5 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है और जाने नहीं दे रहा है। तो ऊपर वाली की साइज छोटी है नाइट्रोजन की, और न्यूक्लियस जो है उसका इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है, तो मेरे को आईपी ज्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। लास्ट वाला क्या है, BI, उसका न्यूक्लियस यहाँ, उसके इलेक्ट्रॉन और बड़ी साइज बाहर, आईपी कम देनी पड़ेगी, बाहर का बाहर काम हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, आईपी कम होती है, ऊपर वाले को सबसे ज्यादा देनी पड़ती है, नीचे वाले को कम और नीचे वाले को और कम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेल्फ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे डिसाइड करेगा, देख सीधी सी बात है, लेफ्ट टू राइट तो जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम तो जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, SB जो है BI के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सर। टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर, मास, रेडियस, आईपी, EN। अब आयनिक रेडियाई ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई कैसे देखेंगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पर यहाँ पे लगेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पे लगेगा एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नहीं पढ़ा हो तो DF ब्लॉक जाके पढ़ो, DF ब्लॉक। ठीक है, तो उल्टा कर देना एरो, यहाँ तक तो ऐसा ऐसा चल रहा है, फिर बाद में उल्टा करके लिख देना, इतना सा तुम्हें याद रखना है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालोगे नाइट्रोजन परिवार का, तो देखो ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, पाकिस्तान, नेपाल, कैसे भी याद रख लो, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है,
ASSB बेईमान पाकिस्तान नेपाल, ठीक है। मैं बॉइलिंग पॉइंट कैसे याद रखोगे, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, लाइन से नीचे जाना, ठीक है। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सर ने बोला था। अब सब बेईमान की जगह सब क्या है, स्ट्रॉन्ग, सारे मिल जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। तो सबको कर दो आगे, बेईमान को कर दो पीछे, और ये बेईमान जो है मेटेलिक बॉन्ड बना लेता है इसलिए हो जाता है पीछे। तो मेल्टिंग पॉइंट याद रखना, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, पाकिस्तान नेपाल, और फिर लाइन सब ने चलना, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, और सब अगर ज्यादा हो जाएगा तो आगे कर देना, बेईमान पीछे कर देना, ये हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने देखा नाइट्रोजन परिवार। अब नाइट्रोजन परिवार में पूछते हैं कि नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड, क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल है क्या इसके नीचे, नाइट्रोजन के नीचे कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इट डज नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड एंड नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड। ये भी पूछा जाता है बोर्ड में, बिकॉज सेम रीजन, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो बोर्ड वालों नीट वालों ये बात क्लियर है। अब अगला देखेंगे हम अमोनिया। अमोनिया बोले तो NH3 NH3 बेटा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो पूछता है अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग, ठीक है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड की बात करूं, हाइड्राइड बोले तो H3 लगा दिया मैंने, ठीक है। नाइट्रोजन परिवार में घुसूं तो NH3 PH3, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा। नेपाल पाकिस्तान ASH3, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, तो बेईमान BIS3 लास्ट में। अब BIS3 जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है। जो भी लीस्ट स्टेबल होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होता है, और मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ये। तो ये क्या हो गया, लिस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इट इज लिस्ट स्टेबल, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब देख 3HNO2 को मैं ब्रेक करूंगा तो वो ब्रेक होगा HNO3 प्लस H2O प्लस 2NO, कहीं में ब्रेक होगा HNO3 प्लस पानी प्लस 2NO में, ठीक है। अब बोलते हैं नाइट्रोजन जो है उसके परिवार में सबसे अलग है, सबसे अलग वेराइटी शो करता है, क्यों बेटा? क्योंकि नाइट्रोजन की साइज क्या है, ऊपर ही ऊपर है, तो छोटी नाइट्रोजन की साइज छोटी, IP मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पावर हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी साइज छोटी है, इसका IP ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, साथ ही साथ इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो नाइट्रोजन के पास ना तो डी ऑर्बिटल है, IP ज्यादा देनी पड़ेगी, EN ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, और साइज स्मॉल है, इसकी वजह से एनामोलस बिहेवियर शो करता है। बोल वालों नीट वालों ध्यान से सुनना। अब मेरी बात सुनो, N ट्रिपल बॉन्ड एंड, जहां सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वो तो मोर स्टेबल होगा नहीं होगा, और जब वो मोर स्टेबल होगा तो वो लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि मैं रिएक्टिव क्यों करूं, जब मैं मोर स्टेबल हूं तो भाई यही रीजन है, क्योंकि इसमें एक s और 2p ऑर्बिटल होते हैं। रीजन बाय N2 इज लेस रिएक्टिव, जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 941.4। ये बात क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन और फास्फोरस में कंपेयर करते हैं, तो मैंने देखा नाइट्रोजन जो है कमजोर हो गया। सर कैसे कमजोर हो गया? तो उसको तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेटा ऐसे कमजोर हो गया जैसे मान ले ये है नाइट्रोजन, क्या है नाइट्रोजन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन धक्के मुक्की कर रहा है आपस में, यार तू हट, मेरे को आन दे, क्यों धक्के मुक्की कर रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज है छोटा, और नाइट्रोजन का साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जहां होगा वहां पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड एंगल कम, और जहां बॉन्ड एंगल कम, बॉन्ड लेंथ कम, एज अ रिजल्ट कैटिनेशन टेंडेंसी वीकर इन नाइट्रोजन। तो पूछते हैं कैटिनेशन टेंडेंसी वीकर है कि नहीं है नाइट्रोजन में? बिल्कुल वीकर है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है वहां पे। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देख, ये बात भी याद रखना, सब इंपॉर्टेंट लाइन्स है। अब देख मेरी बात सुन, कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला पूछा है, तो कैल्शियम और नाइट्राइड तो Ca3N2, ठीक है, कैल्शियम फोस्फाइड Ca3P2, ठीक है, सोडियम आर्सेनाइड Na3S2, पीछे सब में 2 है, सोडियम देखते Na3, कैल्शियम देखते Ca3, कैल्शियम देखते Ca3, नाइट्राइड N2, फोस्फाइड P2, आर्सेनाइड S2, ठीक है। इधर है जिंक एंटीमोनाइड, ठीक है, जिंक एंटीमोनाइड वही, आगे 3 पीछे 2, Zn3Sb2, ठीक है। अब मेरी बात सुन, यहाँ तक तो तेरा काम हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन्स है, मजा आ गया। अब ये बता CuHNO3 को रिएक्ट कराएगा तो क्या बनेगा, ये बात ध्यान रखना, CuNO3 का होल थ्राइस बनेगा, ठीक है। तो CuHNO3 को जब अपन रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CuNO3 का होल थ्राइस, ठीक है। अब देख यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आएगी कि जिंक की अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊं और जिंक की फिर वही कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा। देख जिंक की अगर तू डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएगा तो बनेगा N2O, क्या बनेगा N2O, पर वहीं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएगा तो बनेगा NO2, क्या बनेगा NO2। सर हाइब्रिडाइजेशन हो जाए इसी बात पे, बेटा बता ही देना, NO2 sp2 N2O sp, ठीक है। तो ये हो गया, डाइल्यूट में बनेगा N2O, कंसंट्रेटेड में बनेगा
NO2। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वहाँ एनसीईआरटी लिखती है HNO3 जो गैसियस स्टेट में प्लेनर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है, ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना कि HNO3 गैसियस स्टेट में प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये बात क्लियर है। अगर एक्वस में है HNO3 को मैं पानी से रिएक्ट कर रहा हूँ तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अब ये बात देखो, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3। तो चलो नाइट्रिक एसिड बनता कैसे वो देख लेते हैं। देखो हम दो तरीके से बनाएंगे, एक तो बनाएंगे हम लेबोरेटरी में, एक बनाएंगे हम लंबे मेथड से, मतलब लार्ज स्केल पे भी बनाएंगे और मेथड भी थोड़ा लंबा होगा। तो पहले देखते हैं लेबोरेटरी वाला। लेबोरेटरी वाले में क्या है, देखो NaNO3 को मैं जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, H2SO4 इज किंग ऑफ केमिकल, ठीक है। किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? किंग ऑफ केमिकल है। जब मैं NaNO3 का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो बनेगा NaHSO4। क्या बनेगा? NaHSO4। तो NaNO2 का NaNO3 क्या है सर? NaNO3 आपने बताया था काइल सोल्ट पीटर है। जब NaNO3 का मैं किंग ऑफ केमिकल के साथ, मतलब काइल पीटर सोल्ट का किंग ऑफ केमिकल के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो बनेगा NaH, ठीक है, SO4, और बन जाएगा HNO3 जो हमें चाहिए। पर ये बाई प्रोडक्ट बनाओ, बाई प्रोडक्ट हमेशा कम होता है और हमें लेबोरेटरी पे बनाना था इसलिए कम में काम चलेगा। पर हमें लार्ज स्केल पे बनाना है तो हमें बनाना पड़ेगा ओसवाल प्रोसेस से। किस प्रोसेस से सर? ओसवाल प्रोसेस पे लार्ज स्केल पे बनेगा। तो इसमें क्या होगा, देखो अमोनिया को तू SO2 गैस पास कराना, क्या करेगा? अमोनिया में SO2 गैस पास कराएगा, उसके बाद PTRH गॉस कैटेलिस्ट। कौन सा कैटेलिस्ट? GAUGE गॉस कैटेलिस्ट। फिर आपको मिलेगा NO और पानी। क्या मिलेगा? NO और पानी। तो मतलब आपने कुछ नहीं किया, अमोनिया में SO2 पास कराया, PTRH गॉस कैटेलिस्ट के थ्रू आपको मिल गया क्या? NO और पानी, ठीक है। अब आप NO को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, ये जो NO है इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो बनेगा NO2। क्या बनेगा? NO2 बनेगा। फिर ये NO2 को पानी के साथ रिएक्ट कराओगे। देखो क्या क्या करना है, पहले अमोनिया को SO2 से पास करना है, PTRH गॉस कैटेलिस्ट के वजह से बनेगा NO। इस NO का आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, बनेगा NO2। इस NO2 को फिर पानी देना है, मतलब सबसे पहले हवा देनी फिर पानी देना है, और पानी देने के बाद बन जाएगा 2HNO3, मतलब मुबारक हो सर, बन गया हमारा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ये है स्लाइड फर्स्ट, ठीक है। अब देखेंगे हम स्लाइड सेकंड। ओके, तो ये है स्लाइड 2। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ N2। N2 प्रिपरेशन देखें तो इससे पहले बात कर ले, N2 जो होती है वो नॉन टॉक्सिक होती है। कैसी होती है? ठीक है सर, N2 जो होती है नॉन टॉक्सिक होती है। अगर मैं लेबोरेटरी पे बात करूं कि N2 कैसे प्रिपेयर करूंगा, तो लेबोरेटरी पे स्मॉल अमाउंट ऑफ NO HNO3 ऑल्सो फॉर्म होता है, ठीक है। पर पहले मैं देखता हूँ कैसे फॉर्म करूंगा। सबसे पहले NH4Cl लूं एक्वस सॉल्यूशन में। कैसा लूं? NH4Cl ले लो सर, अमोनियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में, NaNO2 ले लो एक्वस में। NH4Cl NaNO2 लिया, N2 + 2H2O + नमक। अपना बनाना क्या था? N2। बाय प्रोडक्ट से में कोई काम नहीं, बन गया आपका N2, ठीक है। फिर लो आप NH4Cr2O7, Cr क्रोमियम है, ठीक है, अमोनियम क्रोमो ऑक्साइड जो भी है, NH4Cr2O7 का आप हीट कर दो तो आपको बन जाएगा N2। बाय प्रोडक्ट से आपको कोई काम नहीं होना चाहिए। पर एम्स में एक बार बाय प्रोडक्ट पूछा था, क्या बनता है? यहाँ पे Cr2O3 बनता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब नाइट्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं, N14 N15, ठीक है। आइसोटोप बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वेरी प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हमें अगर प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो मैं वो कहां से ऑब्टेन होगी? बी है N32 के जो मैं हीट करूंगा, किसको? बेरियम अजाइड को। किसको? बेरियम अजाइड को। बी है N32 को, जब मैं बी है N3 होल ट्वाइस या 2 बोल लो जिससे तुम्हें याद आ जाए, जब मैं उसको हीट करूंगा तो बनेगा बी है +3N2। क्या बनेगा? बी है +3N2, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन हमने बना तो लिया, ये रहा। पर अब इसका रिएक्शन, अब जब बनाया है उसके साथ किसी को रिएक्ट करा के क्या क्या बनता है? देखो Li + N2 तो बनेगा Li3N, Mg + N2 तो बनेगा Mg3N2। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। Li + N2 Li3N, Mg + N2 Mg3N2, ठीक है। अब देखेंगे हार्बर प्रोसेस क्या होती है। हार्बर प्रोसेस जिससे अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाए, वो भी लार्ज स्केल पे, वो है हार्बर प्रोसेस। देखो हमने क्या देखा? रिएक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन, तो ये भी क्या है? रिएक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन। N2 से हम क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है, N2 + 3H2, ठीक है, तो गिव्स 2NH3, ठीक है। तो मतलब N2 का रिएक्शन कराई 3H2 से, तो क्या कर रहा है वो? अमोनिया, ठीक है। अब ये देखो N2 जो है इनर्ट एटमॉस्फेयर जहां पे हमें चाहिए वहां पे इनर्ट एटमॉस्फेयर कर देगा कौन? N2। तो यूज्ड वेयर इनर्ट एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल। लिक्विड नाइट्रोजन जो है बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करने के काम करता है। सर ये तो हर्बेरियम की तरह हो गया बेटा। हाँ, इतना कनेक्ट मत कर, बहुत ज्यादा वास्ट वैरायटी का कनेक्शन हो गया तो कि बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए हर्बेरियम शीट,
ठीक है, ये बात इधर की हो गई। अब मैथ्स वाले सोचेंगे क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है। तो अब देखो इधर है सोडियम एजाइड। क्या है सोडियम एजाइड? हमने क्या बोला था कि अगर हमें प्योर चाहिए तो बेरियम एजाइड, अगर हमें प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो बेरियम एजाइड को हीट कर देंगे। वैसे अगर सोडियम एजाइड को हीट करेंगे तो बनेगा 2Na + 3N2। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, ध्यान रखना। अब अमोनिया मैंने लार्ज स्केल पे हार्बर प्रोसेस से बनाई थी। हालांकि वो पता लगे हम रिएक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन देख रहे थे, पर वो अमोनिया प्रोसेस है, ठीक है। कौन सी प्रोसेस है? हार्बर प्रोसेस, जिससे अमोनिया बनता है। स्मॉल स्केल पे किससे बनेगा अमोनिया? अमोनियम साल्ट लो, कास्टिक सोडा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से डिकम्पोजिशन करा दो तो बन जाएगा अमोनिया, ठीक है। कि अगर आपने अमोनिया साल्ट लिया, कास्टिक सोडा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से डिकम्पोजिशन कर लिया तो आपने बना दिया अमोनिया। अगर लार्ज स्केल पे बनाना है तो आप हार्बर प्रोसेस से बना लो, ठीक है। अब अमोनिया बनाने के लिए फेवरेट चीज क्या होनी चाहिए? किसी भी चीज को मनाने के लिए, भाई बन जाना यार, ले ले यार बन जा यार, तो उसको बोलेगा, वो बोलेगा देख भाई मेरे को 200 × 10⁵ तो पास्कल प्रेशर चाहिए और 700 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, तब तेरी सुनूंगा। तो हम इसको क्या देते हैं? 200 × 10⁵ पास्कल प्रेशर और 700 केल्विन इसको मैं देता हूँ। साथ ही साथ इसको मैं कैटलिस्ट देता हूँ, FeO। क्या देता हूँ? FeO कैटलिस्ट देता हूँ विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3, तब जाके अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। कोई भी चीज को आसान नहीं है बनाना, एक बार अगर बात बिगड़ जाए तो। वैसे यहाँ कोई बात बिगड़ी नहीं है, पर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ZnSO4 एक्वस में और NH4OH, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी हुई थी, इसलिए बता रहा हूँ कि ZnSO4 एक्वस में और NH4OH को अगर आप रिएक्शन कराओगे तो बनेगा ZnOH को ऑल्ट वाइज। ये वाइट पीपीटी होती है, एम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया। कि ZnSO4 NH4OH का रिएक्शन कराओगे तो ZnOH की पीपीटी कौन सा कलर की होती है? तो बेटा व्हाइट कलर की होती है। FeCl3 प्लस डॉट NH4OH, डॉट मतलब मल्टीप्लाई NH4OH, तो बनेगा Fe2O3.H, ठीक है। ये ब्राउन पीपीटी का होता है। तो ये चीज पूछते हैं कि कौन सी व्हाइट पीपीटी होती है, कौन सी ब्राउन पीपीटी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब देखना है Cu+2 जो है वो ब्लू कलर का होता है, ये आप उस थ्योरी से निकाल सकते हो जो मैंने आपको बताई थी। और Ag+ जो है वो कलरलेस होता है, ठीक है। तो आप सीधा ध्यान भी आ सकते हो कि Cu+2 जो है ब्लू कलर का होता है और Ag+ जो है कलरलेस होता है। ये बात क्लियर है? अब NH3 यूज्ड टू मेक HNO3, अमोनिया जो है HNO3 बनाने के काम आता है। हमने देखा था ना ओस्वाल प्रोसेस लास्ट स्लाइड में, तो अमोनिया से भी ओस्वाल प्रोसेस हो सकती है, मतलब HNO3 का फॉर्मेशन हो सकता है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। अब देखो AgCl + 2NH3, मैंने बोला AgCl + 2NH3 गिव्स AgNH3 का होल्ट वाइज, ठीक है। ये बात, ये रिएक्शन यहाँ की है, ये व्हाइट पीपीटी और ये बोल रहा था ना मैं कलरलेस और ब्लू, तो वही दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्या बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है। तो ये दो रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में, ज्यादा काम की नहीं है, देख लेना एक बार, ठीक है। अब अपन देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी पूछती है कि NO2 जो है डाइमराइज क्यों होता है? NO2 डाइमराइज क्यों होता है? डाइमराइज क्यों होता है? देखो कोई भी चीज क्यों चेंज होती है? ताकि स्टेबल हो जाए। अगर वो पहले से स्टेबल है तो कोई चीज चेंज ही नहीं होगी, पर कोई भी चेंज क्यों लाती है अपने? क्योंकि वो स्टेबल हो जाए, मोर स्टेबल। आजकल सब स्टेबल ही चलेंगे। तो NO2 के क्या पास होते हैं? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाता है N2O4 में, ठीक है, जो कि मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डाइमराइज टू फॉर्म N2O4 व्हिच इज मोर स्टेबल। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब एक और सवाल, नाइट्रिक एसिड में सम मेटल डिसॉल्व नहीं हो पाते। क्यों डिसॉल्व नहीं हो पाते? नाइट्रिक एसिड में कुछ मेटल डिसॉल्व नहीं हो पाते, जैसे क्रोमियम और एल्यूमिनियम। और ये क्यों डिसॉल्व नहीं हो पाते? क्योंकि जैसे मान लो एल्यूमिनियम का मेटल, इसके चारों तरफ पैसिव फिल्म बन जाती है। क्या बन जाती है? पैसिव फिल्म, जिसकी वजह से डिसॉल्व नहीं हो पाते HNO3 के सॉल्यूशन में। नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में तो पूछा गया है कि नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में कौन से मेटल है जो डिसॉल्व नहीं होते? क्रोमियम, एल्यूमिनियम। फिर पूछा गया क्यों डिसॉल्व नहीं होते? क्योंकि पैसिव फिल्म बन जाती है इनके चारों तरफ। ये बात क्लियर है? अब ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है? ब्राउन रिंग टेस्ट, ये टेस्ट क्या करता है? यहाँ पर होता क्या है? नाइट्रेट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। किसमें सर? नाइट्रेट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और कौन करता है? Fe+2 रिड्यूस कर देता है नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है Fe+2 इसमें। और ब्राउन रिंग टेस्ट यूज फॉर टेस्ट NO3- NO2-। ये लाइन ध्यान रखना कि NO3- और NO2- के टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। इसमें क्या रिएक्शन होती है? देखो ये भी पूछी गई है। NO3- प्लस FeSO4 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये तो किंग ऑफ केमिकल हो गया, ठीक है। फ्लो में याद रखो H2SO4 FeSO4 हो गया, NO3-। अब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे 10 बार पूछा है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल बने? बेटा 5 बने, ये ध्यान रखना। ये ब्राउन रिंग का कंपाउंड है, ठीक है। ये ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया। डाइमराइज क्यों होता है? हो गया।
फेवरेट प्रेशर, टेम्परेचर, कैटेलिस्ट क्या है, ये हो गया। कौन कलरलेस है, कौन कलर है, ये हो गया। किसकी व्हाइट पिपिटी, किसकी ब्राउन। अगर हमें प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो सोडियम अजाइड, बेरियम अजाइड हो गया, हार्बन प्रोसेस हो गया, और प्रिपरेशन होगी N2 की। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड स्लाइड। ओके, तो ये हमारी स्लाइड थर्ड। सर आज तो आपने हद कर दी। स्लाइड 3 पे आ गए बेटा। पी ब्लॉक ये इतना बड़ा समझाना भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है, टाइम हुए तो है। अपने को वीडियो बनानी जरूरी है, क्योंकि तुम्हें एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो फिर छोड़ दूंगा, तो दोनों की दिक्कत है। देखो वापस। ओके, तो ये है अपनी स्लाइड थर्ड। सर आज स्लाइड थर्ड पे आ गए। भाई जरूरी है ना बताना यार। देख, pH4 प्लस और pH3 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? सर pH4 प्लस। ठीक है, मतलब 5 तो आउटर मोस्ट में होते हैं फास्फोरस के, एक डोनेट कर दिया और 4 बॉन्ड बना लिए। मतलब यहाँ तो कोई लोन पेयर ही नहीं है। सर यहाँ पे तो लोन पेयर है, 3 बॉन्ड ये बना रहा है, बाकी तो लोन पेयर बच गए। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में धक्का मुक्की, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है उससे, तो ये तो पीछे ही रहेगा। बिल्कुल बेटा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसका कम। अब N2O5 की कोवेलेंसी होती है 4 NCERT का क्वेश्चन, हमें सीधा टिक मार के आना है। ठीक है, PCl5 को हिट करूंगा तो बनेगा PCl3 प्लस Cl2, दोनों को जोड़ूंगा तो वापस यही बन जाएगा। एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस PCl5 की रिएक्शंस देखते हैं Ag के साथ और Sn के साथ। तो Ag के साथ तो बनाएगा AgCl, Sn के साथ बनाएगा SnCl4, और बाई प्रोडक्ट दोनों में PCl3, दोनों में PCl3 निकलेगा। ठीक है, अब मैं PCl5 की बात करूं जिसकी स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और sp3d स्ट्रक्चर होगी। मैंने बताया ना, देखो 5 इसका 5 इसका, 5 5 10 डिवाइड बाय 2, 10 बाय 2 5, 10 डिवाइड बाय 2 5, और 5 का मतलब क्या था? 4 का मतलब था sp3, 5 का मतलब sp3d। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल बाय प्लेन है, यूज्ड इन सिंथेटिक सम ऑर्गेनिक कंपाउंड PCl5। ठीक है, अभी देख, एक्साइल बॉन्ड लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये बात ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, एक्साइल बॉन्ड जो है लॉन्गर होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड से कोई रिपल्शन का पंगा होता है इसमें। ठीक है, अब इसी PCl5 को मैं हार्ड वाटर D2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो देख POCl3, POCl3, ये POCl3 और DCl निकालते हैं, DCl निकल गया, POCl3 निकल गया। बात क्लियर है? अब अगला देख, जो PCl3 यहाँ पर है, क्वेश्चन जाता है कि PCl3 में फ्यूम क्यों बनते हैं? बस में क्या पूछा जाता है, PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर, व्हाई? PCl3 मॉइस्चर में फ्यूम क्यों बनाता है? क्योंकि जब PCl3 मॉइस्चर मतलब पानी, PCl3 पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H3PO3 और HCl। क्या बनाएगा? H3PO3 और HCl। और एम्स में पूछा गया फ्यूम किस चीज की बनती है, तो बनती है HCl की। फ्यूम बोले तो धुआं, तो HCl का धुआं बनता है। बात क्लियर है? अगला है H3PO3 को मैं हीट करूंगा तो बनेगा 3H3PO4। ठीक है, और PS3, तो H3PO3 को हीट करूंगा तो बनेगा 3H3PO4 और PS3। ठीक है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब आ जाएगी, एक बार लिख के खुद देख लेना। अब देखो, एसिड विच कंटेन पीएच हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। पीएच बॉन्ड वाला, पी फास्फोरस हाइड्रोजन की बॉन्ड में अगर बॉन्ड होगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, एग्जांपल क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या एग्जांपल है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है AgNO3 को टू मेटेलिक सिल्वर। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड रिड्यूस करता है AgNO3 को मेटेलिक सिल्वर में। ये बात ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद ध्यान रखना कि जब भी अगर तुमने बेसिसिटी पूछे H3PO3, H3PO4, तो कुछ मत करना है, एक ऑक्सीजन का नंबर कम करके लिख देना है क्या है। तो H3PO3 तो डाई बेसिक, 3 है तो डाई हो गया 2, 4 है तो ट्राई हो गया 3 बेसिक। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन जो है 46.6 मास ऑन अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ड्राई एयर हमारी कंटेन करती है 21% ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात क्लियर है? ऑक्सीजन परिवार में आ गए हम, नाइट्रोजन से पीछा छूटा। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ मिलती है, बात क्लियर है? अब जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है CaSO4.2H2O। क्या बोलोगे? CaSO4.2H2O। ठीक है, और एप्सम सोल्ट का MgSO4.7H2O। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और बेराइट तो Ba। ठीक है, तो BaSO4। गेलिना PbS, गेलिना PbS। ठीक है, जिंक ब्लेंड, ये तो नाम से पता लग रहा है ZnS। ठीक है, कॉपर पाइराइड तो CuFeS2। तो ये सब याद रखना तुम्हें फॉर्मूला। ठीक है, नॉर्मल से ऑक्सीजन परिवार में मैंने देखा कि ओल्ड स्टाइल मतलब स्टाइल से T। ठीक है, तो सल्फर ये नीचे के दो, ये दोनों क्या रखते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं कॉमनली जनरली। ठीक है, फिर मैंने देखा कि ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी के सारे डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड बना देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की साइज छोटी है, ये नहीं बना पाता। ठीक है, फिर मैंने देखा कि H2Te ज्यादा आसानी से डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि डिक्रीज हो जाती है डिसोसिएशन एंथैल्पी, नीचे जाती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम इसलिए इजीली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, फिर मैं स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड देखूं, मैंने कहा हैलाइड की स्टेबिलिटी तो देख लो। तो हैलाइड की स्टेबिलिटी में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, सबके ऊपर माइनस चार्ज है। हैलाइड की स्टेबिलिटी देख रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ O2 कि ऑक्सीजन कैसे बनेगी। ठीक है, 2 KClO3 लिया मैंने, क्या लिया, 2 KClO3,
हीट करा MnO2 के साथ तो बना KCl प्लस O2। क्या बना? KCl प्लस O2। अच्छा O2 8 दूनी 16, ठीक है। 16 मतलब मैंने बोला था 14 पे 3, 15 पे 2.5 और 16 पे क्या बोला था 2, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, VBT में बताया था, ठीक है। देख लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक है। O2 रिएक्ट करता है मेटल के साथ भी, नॉन मेटल के साथ भी। बनता कैसे है? KClO3 को हीट करा MnO2 की प्रेजेंस में, KCl प्लस O2। O2 सबके साथ रिएक्ट करता है, पर कुछ मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। होता ना सबके साथ बन जाती है, पर किसी के साथ नहीं बन पाती इंसान की। उनका नाम है AU और PT। और कुछ नोबल गैसेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। नोबल गैसेस मतलब इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मतलब नॉन रिएक्टिव गैस, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। O2 जो है ऑक्सी एसिटिलीन में काम आता है, मतलब वेल्डिंग गैस के काम आता है O2, ठीक है। और कॉम्बिनेशन अगर O2 का मिला है हम, तो इसका कॉम्बिनेशन फ्यूल के काम आता है। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन। क्या एग्जांपल है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बात क्लियर है ऑक्सीजन परिवार से अभी तक हमें, ठीक है। अब एक फॉर्मूला दे रखा है क्रायोलाइट क्या होता है, तो Na3Al ये होता है क्रायोलाइट। ये बात ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। स्लाइड थर्ड। तो आज का इतना ही था। फर्स्ट स्लाइड देखी, सेकंड स्लाइड देखी, थर्ड स्लाइड देखी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। मैंने यहाँ तक एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, साथ ही साथ एनसीईआरटी के बीच के क्वेश्चन, पीछे के क्वेश्चन सब कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कोई रह गया हो तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर देना। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।